बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल बेसिक शिक्षा पर। आज हम लोग जो है मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूं, बल्कि उससे भी बड़ी चीज़ आपको बताने वाला हूं कि क्या पढ़ना है आपको। एक्चुअली वो बच्चे जो बीएससी मैथ से एंट्रेंस देना चाहते हैं, वो बच्चे जो बीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उन बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस टॉपिक से, किस यूनिट से, किस चैप्टर से क्या क्या आएगा, क्या नहीं आने वाला है, कितना पढ़ना है आपको, किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। किस चैप्टर का क्या वेटेज होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बात हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ आज आपके सामने। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस ये बीएससी मैथ वाले बच्चों के लिए है। तो ये सिलेबस जो है आपका, इस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें अगर बात करें हम लोग, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस को जो है दो सेक्शंस में आपको कैटेगराइज कर दिया गया है पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस को। और इसमें आपका जो है एक सेक्शन आपका ए होगा और एक सेक्शन आपका जो है बी होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि इस मैथमेटिक्स में दो सेक्शन बनाया गया है मैथमेटिक्स के सिलेबस में। एक आपका जो है सेक्शन जो है आपका ए है, ठीक है। एक सेक्शन आपका ए है ये वाला, और एक सेक्शन जो है आपका बी है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात ये है बच्चों, सेक्शन ए में कोई पार्टीशन नहीं किया है, सेक्शन बी में दो पार्ट हो गए हैं, B1 और B2। इस बात को ध्यान देना है आपको। सेक्शन बी वाले में जो है दो पार्ट कर दिया गया है, दो पार्ट जो हो गया है यहाँ पर B1 और B2 दो पार्ट है। अब इसमें जो है तो कुल मिलाकर के आपके दो पार्ट दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो तीन पार्ट है, लेकिन दो पार्ट की ही बात हम लोग करने वाले हैं। तो सेक्शन ए जो यहाँ पर आपका है, इस सेक्शन में आपके कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और 15 के 15 जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है सारे बच्चों के लिए, यानी ये आपको करना ही है, यहाँ आपकी चॉइसें नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन आपको करना ही है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में जैसा कि मैंने अभी बताया कि B1 और B2 दो पार्ट कर दिया गया है। B1 सेक्शन बी को दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका B1 है, दूसरा B2 है। तो सेक्शन जो B1 है बच्चों, इस सेक्शन B1 में कुल 35 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये 35 क्वेश्चंस में से आपको केवल 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है, ठीक है ना। ये जो है सेक्शन B2 है, इसमें भी 35 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही करना है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, कि सेक्शन ई सबके लिए कंपलसरी है। जो सेक्शन बी है, इसमें से या तो आप सेक्शन ये B1 चूज कर सकते हो या सेक्शन B2 चूज कर सकते हैं, कोई एक ही इसमें से आपको लेना है। तो जो बीएससी मैथ वाले बच्चे हैं, उनको जो है यहाँ पर सेक्शन B1 को ही सेलेक्ट करना है, B2 पे नहीं जाना है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने स्पेशली बोला है कि वो B2 वाले से एंट्रेंस लेंगी, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर गया है। कोई पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी अगर B2 के बारे में बोलती है तो आपको इससे एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जनरली जो, जैसे अगर BHU जैसी यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो वहां पर आपको ये B1 वाला सेक्शन ही जो है सेलेक्ट करना है। जो आपके 12th NCERT आपने पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड टॉपिक इसमें आएंगे। अब यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सेक्शन ए में क्या हो सकता है, सेक्शन बी में क्या होगा, या बी के अंदर अगर जाते हैं, यार ये B1 क्या बला है और B2 क्या बला है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे यहाँ पर हम लोग, मैं दिखाने वाला हूँ आपको, तो परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है ना। पेशेंटली इसको देखते रहिए। चलिए, तो ये चीज़ें जो है हो गई कि सेक्शन वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पहले सेक्शन में 15 क्वेश्चन हो गया, दूसरे में 35 में से 25 ही करना है, और आपको सेक्शन B1 सेलेक्ट करना है जब तक यूनिवर्सिटी स्पेशली ना कह दे कोई यूनिवर्सिटी के B2 लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए, तो जनरली B1 ही लेना है आपको। अब आगे जो है यहाँ पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और इसकी बात करेंगे कि सेक्शन वाइज क्या क्या चैप्टर्स दिए गए हैं आपके, ठीक है ना। किस सेक्शन में क्या पढ़ना है आपको और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं बच्चों। सेक्शन ए की बात करेंगे, जिसमें से आपको कुल जो है सेक्शन ए में से आपको कुल 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 15 के 15 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो है 15 क्वेश्चन में से अलजेब्रा आपसे पूछेगा, कैलकुलस आपसे पूछने वाला है। तो देखते हैं सिस्टमेटिक के
चैप्टर्स इसमें क्या क्या आएगा। तो अलजेब्रा में से आपका मैट्रिक्स एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अलजेब्रा के अंदर की इतने सारे पोर्शन हैं। मैट्रिक्स जो चैप्टर आपका है उसमें से इतने सारे टॉपिक पूछेगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस आएगा। डिटर्मिनेंट की अगर बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे जो है चैप्टर्स के नाम है या चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स के नाम है जो आपसे पूछने वाला है सेक्शन ए के अंदर। अलजेब्रा के अंतर्गत आने वाले जो चैप्टर हैं, बीजगणित के जो चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे चैप्टर आपके जो है ये हो गए। सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये रैखिक समीकरण जो होते हैं वो है आपका। तो सेक्शन ए में जो है पार्ट 1 अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा से इतनी ही सारी चीजें आपसे पूछी जानी है, इसके अलावे आपसे और कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावे, ठीक है ना, इसके अलावे इस सेक्शन ए में और क्या आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो अलजेब्रा की हमने बात कर दिया। अलजेब्रा के बाद बात करते हैं बच्चों कैलकुलस की, ठीक है ना। चलिए, तो कैलकुलस की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलकुलस में क्या क्या आएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा तब जानते होंगे, डी2y dx², डी3y dx3, इस टाइप का, मतलब एक ही फंक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएट किया जाता है, वो वाला टॉपिक ये हो गया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। उत्तरोत्तर अवकलन जिसको हिंदी में कहते थे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, अवकलन का अनुप्रयोग, स्पर्श रेखा और अभिलंब, ये वाला चैप्टर आएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर लेते हैं। वर्धमान और ह्रासमान फलन, ये आपने पढ़ा होगा, इस चैप्टर की बात करेंगे। यहां पर ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ाएंगे भी आपको, तो परेशान नहीं होना है। आज सिलेबस की बात करते हैं, ठीक ना। ये मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट आपसे पूछने वाला है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, समाकलन और उसका अनुप्रयोग आपसे पूछेगा। इनडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शंस, ठीक है ना। इवेल्युएशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी सारी चीजें कैलकुलस से आपसे पूछी जानी है। इसके अलावे अगर बात करें हम लोग, ठीक है ना, चलिए, इसके अलावे अगर बात करें हम लोग तो देखिएगा क्या आपसे पूछेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एज एरिया अंडर द कर्व, ये भी आपसे पूछेगा। सारा का सारा अभी जो है हम लोग सेक्शन ए की बात कर रहे हैं, सेक्शन ए में पूछे जाने वाली चीजें ये है, ठीक है ना। चलिए, आगे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें आपको दे सकता है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछेगा। किसी भी अवकल समीकरण की घात और उसका क्रम क्या होता है ये पूछेगा। फार्मूलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, अवकल समीकरणों को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है ना। और वेरिएबल सेपरेशन यानी चरों के पृथककरण करके वेरिएबल्स को अलग अलग करके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, वो वाला मेथड यहाँ पे पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए रैंडम वेरिएंस पढ़ना है, ये सारा का सारा जो है पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोबेबिलिटी के ये जो चीज़ें हो गई। करेक्ट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। विचलन पढ़ना है और ये मानक विचलन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी जो होता है जिसमें अपने ग्राफ बनाया होगा, वो चैप्टर भी यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। मैथमेटिकल, ठीक है ना, फार्मूलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ये पढ़ना है यहाँ पर। सेक्शन ए की बातें अभी हम लोग जो है लगातार करे जा रहे हैं। सेक्शन ए में कितने टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, इसी की मैं बात कर रहा था, जो ग्राफ खींच करके, आलेख खींच करके आप जो सॉल्यूशन निकाला करते थे। लीनियर प्रोग्रामिंग वाले प्रॉब्लम्स का रैखिक प्रोग्रामन हिंदी में नाम होता है। फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन क्या होता है, जो क्षेत्र आपने देखा होगा बुक में एग्जाम्पल वगैरह में भी रंगा होता है, कलर किया होता है, वो वाला चीज है ये, ठीक है ना। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उसकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए की बात हम लोग जो है अब तक कर रहे थे, आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सेक्शन ए यहाँ पर जो है आपका, एक बार मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा सेक्शन ए का हो गया यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, सेक्शन ए में आपका पहले अलजेब्रा आया था, फिर आपका सेकेंड नंबर पे क्या आ गया, कैलकुलस आ गया था। थर्ड नंबर पे इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन आ गया। फोर्थ नंबर पे अगर बात करेंगे हम लोग,
फोर्थ नंबर पे क्या था आपका, फोर्थ नंबर था डिफरेंशियल इक्वेशन और फिफ्थ नंबर पे था प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन था। और ये मेनली चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। और बीच में उसके क्या क्या टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जैसे अलजेब्रा के अंदर क्या क्या पूछेगा वो सारी चीजें आपकी हो गई थी। तो ये सेक्शन ये हो गया। इतने सारे टॉपिक्स से मिला करके आपसे कुल 15 क्वेश्चन पूछेगा, 15 क्वेश्चन आएंगे और ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, यानी इनको छोड़ के आप जाते हैं तो उतना आपका नंबर कम आएगा, इनको छोड़ नहीं सकते हैं आप, ठीक है ना। यानी ऑप्शनल नहीं है कि करे कि ना करे, ऐसा नहीं है, करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक्शन B1 की, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है ना। BHU एंट्रेंस जो बच्चे देना चाहते हैं या मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में जो है जनरली अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ये सेक्शन B1 वाला ही आपका है। अगर किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स बोल दिया तो वो B2 वाला सेक्शन है। दो चीजें हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है मैथमेटिक्स और एक लिखा गया अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये जो B1 वाला है ये मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस है। अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो आगे हम लोग देखेंगे, परेशान आपको नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो सेक्शन B1 में आपसे क्या क्या पूछेगा। सेक्शन B1 में कुल आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन ही क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ये हमारे काम के हैं, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ने के लिए आपको मिल रहा है। जो टफ क्वेश्चन उनको छोड़ सकते हैं। इसका नुकसान भी हालांकि होता है कि आप जो है 25 क्वेश्चन करना है लेकिन 35 क्वेश्चन पढ़ते हो, आपका टाइम यहाँ पे लॉस होता है, ठीक है। तो कुछ अच्छा आपको लग रहा होगा तो कुछ इसमें बुरा भी है, ठीक है ना। चलिए खैर बात करते हैं सिलेबस की। तो सेक्शन B1 की अगर बात करें बच्चों, हम लोग जो जनरली मैथमेटिक्स है आपका, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को जिसका एंट्रेंस देना है, इसमें रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, ठीक है ना, संबंध और फलन आएगा, जो चैप्टर आजकल हम लोग पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन में से जो है क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं आपके, टाइप्स ऑफ रिलेशन आ सकता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा, 1 to 1 एंड ऑन टू 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन आएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आएगा, इस टॉपिक को मैंने कल ही पढ़ाया हुआ था, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कल ही पढ़ाया गया था, बाइनरी ऑपरेशन अभी ये टॉपिक बचा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है एक एक चीजें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि छोड़ेंगे हम लोग। आपको भी जो है इन सारी चीजों को सिंसियरली फॉलो करना है और पढ़ना ही पढ़ना है। चॉइसे नहीं है कि छोड़ के जाएंगे तो यूनिवर्सिटी छूट जाएगी, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक ना। चलिए इसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शन में से देखो, इतनी अच्छी बात है कि ये नहीं बोला कि रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछेगा, एक लिमिटेशन भी है कि रिलेशन एंड फंक्शन में से क्या क्या टॉपिक को टच कर सकता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन दे सकता है, वो सारी चीजें यहां पर जो है आपको पूरी चीजें स्पेशली बता दी गई है अच्छे तरीके से। अब अगला चैप्टर आपका हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। इसमें से क्या क्या पूछेगा आपको, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है या उससे रिलेटेड चीजें देगा, रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज लिख दे, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक ही चीज है ये, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर से पूछी जाएंगी, यानी इन्हीं चीजों पर मेनली हम लोग को काम करना है। और ये बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा चैप्टर है, छोटा सा है और इसमें से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये सेक्शन B1 की बात कर रहे हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन में से केवल 25 क्वेश्चन करने होंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे जो है बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के बाद घुस जाते हैं हम लोग अलजेब्रा के अंतर्गत। अलजेब्रा में जो है मैट्रिक्स जो है सेक्शन A में भी था। अब देखिए तो सेक्शन B1 में मैट्रिक्स में से क्या क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, उसका नोटेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है आपको, जीरो मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बेसिकली वाला टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड स्क्यू सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। चलिए एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है ना, नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर, ये भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है ना, ये यहाँ पर, ठीक है ना। चलो एंड कर रहे कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्सेस जो खुद जीरो नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो आ जाएगा, ऐसा मैट्रिक्सेस की दुनिया में पॉसिबल है, वो भी यहाँ पर पढ़ना है, देखना है हम लोग को। तो ये सारी चीजें कवर अप करनी ही करनी है। करेक्ट रेस्ट्रिक्ट टू स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर
ऑर्डर 2, ये चीज छोड़ करके, ठीक है ना। चल कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस क्या होता है। ये एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, लाइकवाइज आप यूज करते थे R1 की जगह पे R1 - 2 R2 टाइप का, या इसको कॉलम में यूज करते थे, इसी को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहते हैं। कॉलम पे यूज करते हैं तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन कहते हैं। तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। इनवर्टिबल मैट्रिक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। और प्रूफ ऑफ करे कि प्रूफ ऑफ अनयूनिकनेस ऑफ, ठीक है ना, इनवर्स पढ़ना है। इफ इट एग्जिस्ट करे कि हियर ऑल मैट्रिक्सेस विल हैव रियल एंट्रीज, ठीक है ना। यानी कि एक चीज यहां पर क्लियर आपको कर रहा है कि जो भी मैट्रिक्सेस पढ़ने हैं आपको वो रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड है, वही पढ़ना है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स का नहीं पढ़ना है। तो ये भी मतलब इतना अच्छा सिलेबस लॉन्च किया हुआ है कि एक एक चीजों को क्लियर कर दिया है। आपके दिमाग में आज तक बहुत सारे डाउट थे, हम लोग के भी दिमाग में डाउट थे कि यार क्या करेगी यूनिवर्सिटी, क्या नहीं करेगी। तो देखिए यूनिवर्सिटी ने इतना अच्छा काम किया है कि एक एक चीजों को क्लियरिफाई कर दिया है कि क्या देगा और क्या नहीं देगा। जो नहीं दिया उसको अलग से मेंशन कर दिया है कि हम इस पर काम करेंगे, बाकी चीजों पे काम करने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है आपको। अगले चैप्टर की बात करेंगे डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स का ही जुड़वा भाई है, रिलेटेड है, ठीक है ना। सेम नहीं होता है लेकिन रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें मैच करती हैं, ठीक ना। चलिए इसमें क्या क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 मैट्रिक्सेस, अप टू बोल दिया है, इसका मतलब हो गया आपसे 2x2 का मैट्रिक्स का इसमें क्वेश्चन पूछेगा और 3x3 का पूछेगा, 4x4 या उसके ऊपर नहीं जाएगा, 3x3 तक ही जाएगा, ठीक ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है इसकी बात करेंगे। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ध्यान देना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में डिटर्मिनेंट का क्या एप्लीकेशन होता है ये पढ़ेंगे हम लोग। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर जितना दिया है सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन उस टॉपिक के अंदर एक होता है ना कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि इसका क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इनवर्स वाला एक ऐसा टॉपिक है, जितना दिया है सब में से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इन सब के चांसेस ज्यादा होते हैं क्वेश्चन पूछने के। तो इनवर्स से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, वो पूछेगा ही। कंसिस्टेंसी क्या होती है, इससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इनकंसिस्टेंटी क्या होता है, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स, कि लीनियर इक्वेशन दिया गया है, रैखिक समीकरण दिया है, तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, ये सारा क्वेश्चन, उस टाइप का क्वेश्चन। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 or 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, यहां पे स्पेशली आपसे बोल दिया कि उन्हीं का सॉल्यूशन पूछेगा जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इतनी सारी बातें मेंशन कर दी गई है कि क्या क्या पूछेगी। ये सेक्शन आपका B1 चल रहा है जो आपको देना ही है, ठीक है ना। चलिए 2 सेक्शन है, 2 सेक्शन में से जो है जनरली जो आप 12th NCERT मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं तो आपके लिए B1 वाला ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जब तक कि कोई यूनिवर्सिटी अन्यथा ना कह दे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान से देखते रहिए। अब चलते हैं थोड़ा सा अलजेब्रा की दुनिया में से बाहर निकल के हम लोग चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। कैलकुलस की दुनिया में क्या है उस पर चर्चा करेंगे। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्या पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा आपसे। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये ध्यान देना है आपको। चेन रूल क्या होता है, ठीक है ना, ये चेन रूल नहीं जानेंगे तो डिफरेंशिएशन आपको बेचैन कर देगा, तो चेन तो जाननी है आपको। डेरिवेटिव ऑफ जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। कॉन्सेप्ट्स, अब मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं तो कुछ लोग जो है यहाँ पे सोचेंगे कि यार ये सिलेबस में दिया है तो सबसे तो क्वेश्चन पूछेगा ही। हाँ आप सही सोच रहे हैं, बात सही है, सबसे पूछेगा, लेकिन एक होता है ना कि फला टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, तो ये वो वाले टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अच्छा आप भी सोच रहे होंगे कि इतना सारा टॉपिक दिया है तो क्या कंटिन्यूटी से 10 क्वेश्चन पूछेगा? नहीं भाई, 1 या 2 क्वेश्चन ही कंटिन्यूटी से पूछेगा आपको। तो उसमें से क्या है कि होता है कि इस टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा है, वो इसी के मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ log x एंड एक्सपोनेंशियल x, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म वाला, एंड द पैरामेट्रिक फॉर्म
कह रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम, ये ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है, ये दो चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट प्रूफ पढ़ना है, यानी कहने का मतलब हो गया कि इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, इसका कैसे यूज करना है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको देने वाला है। विदाउट प्रूफ है, ये ध्यान देने वाली बात है, यानी प्रूफ के चक्कर में इसका नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या होता है वो देखेंगे। ज्यामितीय इसका जो है ज्यामितीय निरूपण क्या होता है वो देखना है, या महत्व क्या होता है वो देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। अवकलनों का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज, अवकलज परिवर्तन की दर से क्वेश्चन देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन देगा, अप्रोक्सीमेशन से भी क्वेश्चन देने वाला है, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन देगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना, मोटिवेटेड ज्योमेट्रिकली एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट गिवन एज ए प्रोबेबल टूल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान देनी है कि किस चीज़ से क्या पूछेगा, उसमें स्पेशल क्या है। करें कि सिंपल प्रॉब्लम्स पूछेंगे, दैट इलस्ट्रेट बेसिक प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एज वेल एज रियल लाइफ सिचुएशन, ये चीज़ जो है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलिए, करें कि टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ भी खैर मेंशन किया हुआ था, इससे भी क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा। तो ये सेक्शन जो है हम लोग B1 की बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से जो है सेक्शन B1 में जो है मैथमेटिक्स में अब जो है अब तक डिफरेंशिएशन उसका एप्लीकेशन वगैरह देख रहे थे। अब जो है एक नए युग की शुरुआत हो रही है, इंटीग्रेशन, ये भी कैलकुलस का ही पोर्शन है। इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेराइटी ऑफ फंक्शन, बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, एंड बाय पार्ट्स पढ़ना है, F1 into F2 का, ठीक है ना। सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप पढ़ना है। तो किस किस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा वो यहाँ पर आपको जो है स्पेशली जो है बता दिया है कि इस फार्मूले पे ये 1/x² प्लस माइनस a² वाला आएगा। ये जो फार्मूले आपको दिख रहे हैं, ये सारे टाइप से क्वेश्चन आपको जो है इन फार्मूलों के एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, इसी में से पूछेगा। ये सब कुछ एक एक चीजों को यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपको भ्रम न हो कि इंटीग्रेशन है तो यार इंटीग्रेशन कहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन कहाँ तक पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारा चीज़ इधर मेंशन कर दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक को टच करने वाला है, और आपको उस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक लेना है कौन सा नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, कह रहा है कि टू बी इवेल्युएटेड, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन जो इन सब फार्मूले पे इवेल्युएट होंगे, सॉल्व होंगे, हल होंगे, इसका सेंस यही था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। अगला जो है कह रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ ए सम, ठीक है ना। डिफिनिट इंटीग्रल जो है ये समाकलनों, निश्चित समाकलन का प्रयोग अवकलज की सीमा के रूप में, ठीक है ना, सीमा के योग के रूप में हो गया। फंडामेंटल जो थ्योरम की बात करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ पढ़ना है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, एंड इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग को पढ़नी है। अभी का अभी जो है ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन B1 ही चल रहा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में देखा होगा आप लोगों ने, डिफरेंट इक्वेशंस दे देगा, कर्व दे देगा, उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए देता है कि सेलेक्टेड रीजन का जो है एरिया निकालिए। दो कर्व दे देगा, कर्व और लाइन दे देता है, उसके बीच का एरिया पूछ देता है कि कितना होगा। तो वो सारा चीज यहां पर हम लोग को पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा उसको बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का एरिया पूछेगा, स्पेशली लाइन का पूछेगा, आर्क ऑफ सर्कल का पूछेगा, पैराबोला का पूछेगा, ठीक है ना, एलिप्स का पूछेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि बोल दिया है कि किन किन इक्वेशंस के ऊपर, किस इक्वेशन पर और किस ग्राफ के ऊपर आपको काम करना है। कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं देगा, सारी डिफाइंड चीजें हैं। लाइन दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है, पैराबोला दिया है, एलिप्स दिया हुआ है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली। ये ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पूछेगा, बहुत घुमाने वाला आपको नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। चलिए, दूसरा कह रहा है कि एरिया बिटवीन टू सेड कर्व्स।
दो कर्व दे देगा, उसके बीच का एरिया आपसे पूछ देगा, कैसे निकालना है देखेंगे सारा कुछ हम लोग। द रीजन शुड बी क्लियरली आइडेंटिफिएबल, ठीक है ना। रीजन दो कर्व्स के बीच का, दो कर्व दे देगा, उसके बीच का रीजन जो है उसके बीच का जो इलाका है, क्षेत्र है, वो आइडेंटिफाइड होगा, उसको पहचान करके उसके बीच का एरिया जो है निकालना है। और ये टॉपिक तो आप जानते ही होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण से भी क्वेश्चन पूछने वाला है आपका। इसमें क्या क्या चीजें दे सकता है, डिफिनीशन दे सकता है, ऑर्डर एंड डिग्री से तो क्वेश्चन आता ही है रे बाबा, ये तो पूछेगा ही। जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है ना। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाना है, हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, जब जनरल सोल्यूशन दिया होगा। कह रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, चरों को अलग अलग करके, वेरिएबल्स को अलग करके कैसे सोल्यूशन निकालना है वो करना है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको करना है हम लोग को, ठीक है ना। समघातीय जो है अवकल समीकरणों का हल आप फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है। कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप, अब किस किस टाइप का आएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप इससे परिचित होंगे, जानते होंगे। इसमें P और जो Q होता है फंक्शन ऑफ x होता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। दूसरा टाइप हो गया px/dy प्लस px प्लस इक्वल टू q, ये जो यहाँ पर p और q है ये दोनों फंक्शन ऑफ y हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की आपकी जो है हो गई, ठीक है। चलिए, अब आगे जो है यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो टॉपिक है अब इससे तो आप परिचित होंगे ही, कम से कम नाम तो जरूर सुना होगा भाई का, ठीक है ना। बात कर लेते हैं यूनिट 4 में हम लोग वेक्टर्स की, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री को देख करके जनरली बच्चों की रूह कांप जाती है, लेकिन है बड़ा मजेदार टॉपिक, आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। फिलहाल सिलेबस की बात करते हैं। वेक्टर्स में क्या क्या पूछेगा, वेक्टर और स्केलर के बारे में पूछ देगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ये चीज पूछेगा आपसे। डायरेक्शन कोसाइन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डायरेक्शन रेशियो पूछेगा ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, इस पे भी ध्यान देना है हम लोग को। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर, ये ध्यान देना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये भी पढ़ना है। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का पढ़ना है, और साथ साथ जो है इसका बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन ए लाइन, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है, ये ध्यान देना इसको, ठीक है ना। चलिए, 3D ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। वेक्टर का इतना सारा पोर्शन आपका हो गया। 3D ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। 3D ज्योमेट्री में जो है आपसे इन्होंने बोला है पूछने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन पूछेंगे और रेशियो पूछेंगे। इस चीज़ से तो आप बच ही नहीं सकते, इसका तो क्वेश्चन मान लो कि आ ही गया एग्जाम में, ऐसा सोच लेना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस क्या होती है ये ध्यान देना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है बिटवीन टू लाइंस। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड ए प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, ठीक है ना। चलिए, ये सारे के सारे इसमें जो 3D वाले में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब जो है 3D भी यहाँ पर जो है आपकी सिमट जाती है। इसके बाद यूनिट 5 में आपका जो है LP है, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। चलिए, इस सेक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ये सेक्शन अभी आपका B1 ही चल रहा है। B1 में इतनी सारी चीज़ें हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। कर एक रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सच एज कॉन्स्ट्रेंट्स हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन प्रोग्रामिंग, LP प्रोग्राम प्रॉब्लम्स हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ LP, ठीक है ना, ये ध्यान देना है।
प्रॉब्लम्स करेक्ट ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, ये ग्राफिकल मेथड वाला भी ये ध्यान देना आपको, ठीक है ना। चलिए इन टू वेरिएबल्स फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन, इस पे ध्यान देना है आपको मेनली। फीजिबल एंड इनफीजिबल सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर यहाँ मेंशन स्पेशली कर दिया अप टू की 3 नॉन ट्राइवियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है ना। चलिए तो 3 नॉन ट्राइवियल होगा, 3 का ही पूछेगा, अधिक आपसे नहीं पूछेगा, ये ध्यान देना है। अब अगला जो चैप्टर है इससे तो आप परिचित ही हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है कई सारे क्लासेस में आप इसको पढ़ के आप आ रहे हैं, थोड़ा ही सही इसका नाम तो आप सुनते ही आ ही रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये जो चैप्टर लिखा हुआ है पीछे भी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आपसे 12th की प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी, लेकिन ठीक है ना। अब ये जो चैप्टर्स हैं प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये होने के बाद मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी है हम लोग को। तो प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ना है, टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बेस थ्योरम पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, मीन एंड वेरिएशन ऑफ जो है हैब्जर्ड वेरिएबल पढ़ना है, रिपीटेटेड इंडिपेंडेंट पढ़ना है, ये बर्नौलीज ट्रायल जो होता है, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पूरा का पूरा जो है यहाँ से देने वाला है। तो बेसिकली अगर आप BHU इंस्पिरेंट हैं, BHU से अगर पढ़ाई करना चाहते हैं और आप मैथमेटिक्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, BSc मैथ से करना चाहते हैं, तो यहीं तक आपका सिलेबस जो है कवर हो चुका, यही चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है ना। कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है लागू कर दिया है, और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर बोलती हैं, हालांकि BHU में नहीं है ये चीज़, तो वो बोलेंगी कि ये वाले सेक्शन अप्लाइड मैथमेटिक्स का आपको लेना कंपलसरी है। अगर वो कंपलसरी करती है तो ये नीचे वाला जो सेक्शन है ये आपका फिर काम के हो जाने वाला है। तब इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, इसकी बात करेंगे। नंबर्स, ठीक है ना, ये B2 वाले सेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं। पहला सेक्शन आपका ये था जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे, वो सबको करना है, कंपलसरी है। दूसरा सेक्शन जो B था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए, B1 और B2। जो BSc मैथ वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, जनरली BHU के या और भी कई यूनिवर्सिटी DU के, उनको सेक्शन B1 देना है, जिसकी चर्चा भी हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। B2 जो सेक्शन है भैया ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए है, और कुछ यूनिवर्सिटी ने जो है इसके बारे में बोला है कि वो जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन देने वाली है, तो उनके लिए B2 है, अदरवाइज यहाँ BHU के लिए तो नहीं है ये, ठीक ना। चलिए तो इसके यूनिट फर्स्ट में क्या आएगा, नंबर्स के बारे में आपको देगा, ठीक है ना, नंबर्स आएगा। आगे क्या बोले, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस आएगा, मॉडल अर्थमेटिक आएगा। मतलब अगर जनरली आप ये मतलब 12th की NCERT और 11th की NCERT मैथमेटिक्स पढ़ के आए हैं इंटरमीडिएट में, तो कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे कि नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ आप सुन के पढ़ के आए होंगे, तो वही सारी चीज़ें आप पढ़े नहीं होंगे। जैसे ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो हो गया, ठीक है, ये मॉडुलो अर्थमेटिक हो गया, करेक्ट डिफाइन मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर हो गया, अप्लाई अर्थमेटिक ऑपरेशन यूजिंग मॉडुलर अर्थमेटिक रूल्स हो गया, डिफाइन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, ठीक है, अप्लाई द डिफिनेशन ऑफ, क्या बोल रहा है ये, वेरियस प्रॉब्लम्स, एलिगेशन एंड मैट्रिक्स बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो एलिगेशन में क्या क्या है, अंडरस्टैंड द रूल ऑफ एलिगेशन टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर एट ए गिवन प्राइस, ठीक है ना, डिटरमाइन द मीन प्राइस ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, अप्लाई रूल ऑफ एलिगेशन। ये सारी चीज़ जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स के आपको पूछने वाला है, इतने सारे टॉपिक हैं। सेक्शन D में इसमें जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स एंड रियल प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली हो गया, ठीक है ना। चलिए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स की अगर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब देखोगे ध्यान से यहाँ पर तो कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे जिन्होंने बोला है कि अर्थमेटिक उनका होने वाला है, तो उनके लिए अलग से टॉपिक दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। देखो ध्यान से यहाँ पर जिन यूनिवर्सिटीज़ ने B2 की बात किया हुआ है, तो B2 वाले में ये सारे यूनिट फर्स्ट में आपको जो है इतने सारे टॉपिक्स आएंगे। इसके बाद देखो अलग से क्या क्या डाल दिया इसने, ठीक है। ये बोल रहा है कि बोट और स्ट्रीम का, धारा और नाव का भी क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ऐसा बोला हुआ है तो कराएंगी ही कराएंगी। पाइप्स एंड सिस्टर्न का, पाइप और टंकी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। रेसेस एंड गेम्स का क्वेश्चन आएगा, पार्टनरशिप का, साझा का क्वेश्चन आपको आएगा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज का भी क्वेश्चन देने वाला है।
थोड़ा सा ये हटके हो गया है, ठीक है ना। चलिए, तो अगर वो जिन यूनिवर्सिटी ने डिमांड कर दिया है कि B2 देना है, उनके लिए चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अलजेब्रा में ये क्या पूछने वाले, सारा ये B2 का सेक्शन है। अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्सेस एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ना है, तो इन सब की चर्चा हम लोगों ने पीछे भी कर दिया था क्या क्या होता है। बी वाले में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस हो गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इतने सारे टॉपिक जो है अलजेब्रा के हो गए आपके। कैलकुलस में से जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है आपको, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है ना, यूजिंग डेरिवेटिव्स पढ़ना है आपको, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ना है आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पूरे B2 की थी सिलेबस यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी है और वेरिएंस का भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड SD ऑफ रैंडम वेरिएंस हो गया, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर यूनिट 5 की बात कर रही है, सारा का सारा B2 वाला सेक्शन आपका चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, इंडेक्स नंबर एंड करे कि टाइम बेस्ड डेटा हो गया, इंडेक्स नंबर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है, टेस्ट ऑफ एडिक्वेंसी ऑफ इंडेक्स नंबर जो है, जनरली आप मैथ पढ़ के आए तो इसमें कई सारे टॉपिक का नाम भी नहीं सुने होंगे, क्या होता है वो तो दूर की ही बात है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यूनिट 6 में इसमें से क्या बोलेगा, यूनिट 5 में करेक्ट इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा पूछने वाला है, पॉपुलेशन एंड सैंपल की बात कर रहा है, पैरामीटर एंड कह रहा है कि स्टेटिस्टिक्स एंड स्टेटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस का क्वेश्चन इतने सारे टॉपिक से पूछेगा आपको। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डेटा हो गया, टाइम सीरीज हो गया, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज हो गया, द टाइम सीरीज एनालिसिस फॉर कर है, इसमें यूनिवेरिएट जो है डेटा के लिए है, और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी पूछने वाला है, ठीक है ना। परप्यूटिटी सिंकिंग फंड्स भी पूछेगा और वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स पूछने वाला है। ये सारा का सारा आपका जो है B2 का ही टॉपिक चलता चला जा रहा है। और ये इसमें जो है कैलकुलेशन ऑफ EMI के बारे में बात कर रहा है, EMI को कैसे निकालते हैं, आपने EMI शब्द सुना होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे निकालना है इसकी बात करी जा रही है यहाँ पर। लीनियर मेथड ऑफ जो है, लीनियर मेथड ऑफ जो है डिप्रेशिएशन जो है, इसमें बहुत सारे टॉपिक, अगर जैसे किसी बच्चे के दिमाग में अगर आ जाए कि यार हम B1 नहीं करेंगे, B1 टफ लगता है तो B2 करेंगे, तो अगर आपने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स से पढ़ाई किया हुआ है तो इसमें तो बहुत सारे टॉपिक है जो नाम भी आप नहीं सुने होंगे, ठीक है ना। तो और टफ हो जाएगा आपके लिए, तो बेहतर है आप B1 ही सेलेक्ट करके चलिएगा। लीनियर मेथड ऑफ डिप्रेशिएशन जो हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग तो खैर ये तो खैर पढ़ा हुआ चैप्टर आपका है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन, ये सब चीज़ें हो गई, फिजिबल इनफिजिबल की चर्चा कर लिए थे हम लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया पूरा का पूरा जो है आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस की जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। ये पूरा का पूरा जो है BSc मैथ करना चाहते हैं या BSc मैथ से और एंट्रेंस देना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस होगा इसकी बात जो है हम लोग अभी तक यहाँ पर कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए अब आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे इसमें अगर बात करें हम लोग, ये सारा कुछ तो आप समझ लिए थे। अलजबरा में बात करेंगे तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो चैप्टर था, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पीछे के किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ये डायरेक्टली यहाँ पे शुरू होगा और यहीं पे हम लोग खत्म कर देंगे जितना आपका सिलेबस है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन की, तो इस चीज़ को समझने के लिए क्लास 11th में जाना पड़ेगा हम लोग को, और क्लास 11th की कौन कौन चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी उसकी बात करेंगे हम लोग। सेट आपको पढ़ना पड़ेगा और रिलेशन जो 11th क्लास में आपने छोड़ के आए हुए हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ये दो चीज़ें आप पढ़ के अगर आते हैं 11th वाली क्लास से, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ है सारा का सारा, तो सेट और रिलेशन आप पढ़ के आएंगे तो उससे आगे की चीज़ें ये दी गई हैं यहाँ पे जो आपको करनी है। तो ये चीज़ें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सेट वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, एक और चैप्टर के लिए आगे प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में दिया है तो उसके लिए भी इसको करना ही करना है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए भी सेट पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। खैर ये पूरा का पूरा उसका उल्टा प्रोसेस है, इनवर्स है, ठीक है ना। चलिए आगे जो है अगर बात करें हम लोग, ठीक है, आगे अगर बात करेंगे तो अलजबरा में मैट्रिक्स तो आपका खैर इंडिपेंडेंट है, वो तो ऐसे ही पढ़ना है, डिटर्मिनेंट भी वैसे ही हो गया। कैलकुलस के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा एकदम फैक्ट पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, हवाई बात नहीं करने वाले यहाँ पे। कैलकुलस आपको पढ़ना है और आप चाहते हैं कि कैलकुलस आपको अच्छे से कैलकुलस फील कर पाएं, कैलकुलस के एक एक क्वेश्चन आप कर पाएं, तो आपका कमांड जो है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है,
और अच्छी खबर ये है कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ा भी दिया है, ठीक है ना। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो है भैया कैलकुलस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होगी। यूं कह लीजिए कि कैलकुलस की आत्मा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हटा दोगे तो कैलकुलस मर जाएगा, ठीक है ना, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वेंटिलेशन पे चला जाएगा ये। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? कैलकुलस को जिंदा रखने के लिए, कैलकुलस को चलाने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके अगर स्ट्रांग नहीं है तो हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन कर लें या डिफरेंशिएशन कर लें, लेकिन इसको सेट नहीं कर पाएंगे तो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो क्वेश्चन करने का भी टाइम चला गया आपका, और जो है आप ऑप्शन भी क्लिक नहीं कर पाएंगे, ऑप्शन मैच नहीं करेगा आपका, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों पर आपको काम करना ही करना है। बेसिक फार्मूलों की बात करेंगे तो वही 35 के आसपास फार्मूले हैं, ठीक है ना। 3 पे काम आपको कर लेना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, ठीक है। चलिए, तो पूरे सिलेबस की बात कर लिया, किसमें किस चैप्टर का यूज होगा जो 11th क्लास से पढ़ के आए हुए हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज बहुत डीप नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए क्लास 11th में जो आपने कोनिक सेक्शन पढ़ा हुआ है, सर्कल के इक्वेशन वगैरह का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। सर्कल क्या होती है वो पढ़ना आपको आना चाहिए, होना चाहिए, पता होना चाहिए। पैराबोला क्या होता है वो पता होना चाहिए। इलिप्स के बारे में पढ़ना है। अच्छी बात है, एक चीज हटा दिया है, हाइपरबोला यहां पर नहीं पूछने वाला है आपसे, ठीक है ना। चलिए, नाम नहीं दिया उसका। तो ये सारी चीजें मैंने वो टॉपिक्स हैं 11th के जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये 12th वाले टॉपिक्स को समझने के लिए, ठीक है, या इस पर पकड़ मजबूत करने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए तो खैर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मेनली आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, वेक्टर्स भी यहाँ पे शुरू करके हम लोग खत्म करेंगे, वेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। 3D के लिए भी सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी आपको आनी ही चाहिए। अगर 11th वाली प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आती है तो यहाँ पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है, मतलब वो जड़ है। तो शुरू हम लोग वहीं से करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या क्या पढ़ना है? प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, 11th क्लास से कौन कौन से चैप्टर को उठाना है? सेट को पढ़ना पड़ेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को। पढ़ने का मतलब पूरा बेसिकली एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, उसका बस बेस पता होना चाहिए, नॉलेज आपको एवरेज नॉलेज उसका है तो काम चल जाएगा। तो सेट पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, और 11th क्लास वाली प्रोबेबिलिटी आपको आनी चाहिए। इतनी सारी चीजें पढ़ लेंगे तो प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, अलग से कुछ आपको नहीं करना है। जो भी लेक्चर्स यहाँ पे होंगे वो सारे के सारे लेक्चर्स में इनिशियल जो भी यूज होने वाली चीजें हैं वो पढ़ा दिया जाएगा आपको, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये हो गया पूरा आपके सिलेबस की हम लोगों ने बात कर लिया। यहाँ पर आपका सिलेबस खत्म होता है। आज तक जो है आप भटक रहे थे, दिमाग में भ्रम चल रहा था कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारा टाइम भी आपका वेस्ट हुआ। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर रेगुलर क्लासेस लिया हुआ है, तो आप जो है अब सिलेबस आ गया, एक दिशा आपको मिल गई। अब अच्छे डायरेक्शन में आप अपना काम करना जो है शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप सभी लोगों को जो है बेस्ट ऑफ लक। एक डिसाइड कर लीजिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी शुरू कर दीजिए। इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो ये नहीं कि हम पूरा हर इंडिया का हर कॉलेज में एडमिशन करा लेंगे। पहले आपके दिमाग में इतना तो बनना चाहिए कि हम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और स्पेशली वो क्या चाहती है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन आप करिए, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं आगे।